कुछ एपिसोड्स में हम CSS फ्लेक्सबॉक्स लेआउट टूल के बारे में सीख रहे हैं। CSS फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर एलिमेंट्स और कंटेनर की प्रॉपर्टीज और उनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज का डिफरेंट वैल्यूज का इफेक्ट हमने डॉक्यूमेंट के लेआउट पे करके देखा। इस एपिसोड में हम कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस देखते हैं। CSS फ्लेक्सबॉक्स सीखने का बेनिफिट हमें तभी है अगर हम इसे अपने वेब पेज पे कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकें। तो इन यूज केसेस में हम CSS फ्लेक्सबॉक्स यूज करके कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो अदरवाइज हमें नॉर्मल CSS में कुछ हैक्स यूज करके हमें वो अप्लाई करके करना पड़ता है, और CSS फ्लेक्सबॉक्स यूज करके हम बहुत ही इजीली ये पर्टिकुलर लेआउट्स डिजाइन कर सकते हैं। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कोड विद विवेक। आइए चलते हैं और ये यूज केसेस देखते हैं जहां पे हम ये CSS फ्लेक्सबॉक्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक वर्टिकल सेंटरिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, जिसे नॉर्मली CSS में हमें डिफरेंट हैक्स यूज करके अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कितने कन्वीनियंटली ये जो है बॉक्स आपका रिस्पॉन्सिव है और इसमें जो कंटेंट है इसकी वर्टिकल सेंटरिंग हो रखी है। तो चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड में और ये देखते हैं कि किस तरह से हम ये स्टाइलिंग CSS फ्लेक्सबॉक्स यूज करके कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट इन हैंड है हमारे पास यहाँ पे, उसमें आप देख रहे हैं कि एक डिव है विद द क्लास कंटेनर और उसके अंदर 3 आइटम्स हैं, एक हेडिंग 1, एक पैराग्राफ और एक बटन एलिमेंट। अब इसकी स्टाइलिंग करने के लिए स्टाइल शीट में देखें हम क्या हमें कंटेंट लिखना पड़ेगा ताकि ये सेम आपका वर्टिकल सेंटरिंग हो जाए। उसके लिए कंटेनर को हमें एक पर्टिकुलर विड्थ देके एक हाइट अलॉट करनी है, 300 पिक्सल्स हमने हाइट दे दी। बैकग्राउंड कलर, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। अब जो लास्ट वीडियो जिसमें हमने ये जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टीज फ्लेक्सबॉक्स की डिस्कस की थी और स्टडी की थी, उसमें हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो लेके ये प्रॉपर्टी स्टडी की थी। तो हमें ये माइंड में रखना है कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है फ्लेक्सबॉक्स का, जब हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो लेते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है और जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अक्रॉस जस्टिफाई करता है एलिमेंट्स को। सो जस्टिफाई कंटेंट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अक्रॉस एलिमेंट्स को अलाइन करता है और अलाइन आइटम्स जो है वो दूसरा जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उस पे आइटम्स को अलाइन करता है। तो जब हम बात करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की, उस केस में हमारा प्रिंसिपल एक्सिस वर्टिकल हो जाता है। तो जस्टिफाई कंटेंट जो है ये जब हम सेंटर देते हैं तो ये वर्टिकली लाइन करता है आइटम्स को, और अलाइन आइटम सेंटर देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली लाइन करता है आइटम्स को। यहां से अलाइन आइटम सेंटर का जो स्टाइल प्रॉपर्टी है इसको मैं रिमूव करके इसका इफेक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं यहां पे अलाइन आइटम्स को, और इसका इफेक्ट मैं यहां पे इंपैक्ट इसका आपको दिखाता हूं डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद जब मैं डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करता हूं तो जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लेफ्ट मार्जिन के साथ अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि मेरा वर्टिकल एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, तो अलाइन आइटम्स अब आइटम्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है और लेफ्ट एक्सिस पे आइटम्स को ले जाएगा, लेफ्ट मार्जिन पे आइटम्स को ले जाएगा। हम फिर से रिवर्ट बैक कर देते हैं और हम यहां देखते हैं कि इतनी इजीली हमने ये वर्टिकल सेंटरिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया CSS फ्लेक्सबॉक्स यूज करके, जिसे नॉर्मली अगर हमें CSS में करना है तो हमें मल्टीपल हैक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, फिर जाके हम ये इस तरह का एक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको दूसरे यूज केस पे ले जाता हूं, जो कि एक दूसरी फाइल मैंने यहां बना रखी है आपके लिए। ये यूज केस जो है ये इनपुट एड ऑन्स के लिए है। कई बार क्या होता है कि जब हम इनपुट्स लेते हैं यूजर से, तो इनपुट के साथ ही हम एक बटन या एक स्पैन दिखाना चाहते हैं जिसमें कुछ कंटेंट हमने यूजर को स्पेसिफाई करना है। तो जब हम इनपुट एड ऑन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो यहाँ पे जो इनपुट्स हैं हमारे रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं और इनपुट्स के साथ के जो एलिमेंट्स हैं वो जो रिमेनिंग स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनपुट्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सेकंड यूज केस है इनपुट एड ऑन्स।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मैं ब्राउज़र को रीसाइज करता हूँ तो मेरे जो इनपुट बॉक्सेस हैं, इनपुट बॉक्सेस का जो कंटेंट है वो रिस्पॉन्सिव है, और जो फर्स्ट इनपुट बॉक्स के साथ जो बटन है, सेकंड इनपुट बॉक्स के लेफ्ट साइड पे इमेज है, और थर्ड इनपुट बॉक्स के लेफ्ट साइड पे इमेज और राइट साइड पे बटन है, वो एक फिक्स स्पेस लेके यहाँ पे ऑक्यूपाई करके रहते हैं और मेरे इनपुट बॉक्सेस रिस्पॉन्सिव रहते हैं। तो इस तरह का लेआउट क्रिएट करने के लिए भी हम फ्लेक्सबॉक्स यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और अपना HTML डॉक्यूमेंट और स्टाइल शीट डिस्कस करते हैं और उनको स्टडी करते हैं। सो यहाँ पे जब हम HTML डॉक्यूमेंट में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डिव्स हैं। सो फर्स्ट डिव है div class equal to input flex, then again we have a div class equal to input flex. So अगर हम इसे स्टडी करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे there are 3 flex boxes. So every input element is part of a flex box. So first जो div है उसमें आपका कंटेंट में एक इनपुट बॉक्स है, HTML इनपुट है और एक बटन एलिमेंट है। सेकंड वाले div में हमारा स्पैन है और एक इनपुट एलिमेंट है, और थर्ड वाले div में हमारा स्पैन है, इनपुट एलिमेंट है और बटन है। अब सारा का सारा जो ये डिजाइनिंग है, जो स्टाइलिंग है, वो क्लासेस पे अप्लाइड है। तो इसमें हम क्लासेस स्टडी करते हैं। जो हमारा मेन div है फ्लेक्सबॉक्स का, दैट इज हैविंग अ क्लास इनपुट फ्लेक्स, और जो आपका बीच में इनपुट एलिमेंट है दैट इज हैविंग अ क्लास ऑफ इनपुट टेक्स्ट, और स्पैन या बटन एलिमेंट जो भी है दैट इज हैविंग अ क्लास ऑफ इनपुट आइटम। सो हम स्टाइलिंग में इस तरह से स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, ये डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। तो स्टाइल शीट में चलते हैं, इसकी सेकंड स्टाइल शीट हमने अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो स्टाइल शीट में हम स्टडी करते हैं कि इनपुट फ्लेक्स जो है, जो कि मेन कंटेनर div है, फ्लेक्स बॉक्स की तरह बिहेव करता है, और उसके अंदर के जो एलिमेंट divs हैं, एक टेक्स्ट टाइप है, एक आइटम टाइप है, उसे भी हम डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो मेन फ्लेक्स बॉक्स है उसमें आपका जो स्टाइल प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स, देन वी हैव हाइट 32 पिक्सल्स, अलाइन आइटम्स, स्ट्रेच एंड मार्जिन 20 पिक्सल्स। सो अलाइन आइटम स्ट्रेच देने का पर्पस क्या है हमारा यहाँ पे? हम अलाइन आइटम स्ट्रेच क्यों दे रहे हैं? ताकि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर फ्लेक्स बॉक्स का पूरा हाइट ले लें। तो हमने यहाँ पे देखा है कि फ्लेक्स बॉक्स जो है उसकी हाइट हमने 32 पिक्सल दे रखी है। तो हम चाहते हैं कि स्पैन एलिमेंट और इनपुट एलिमेंट और जो बटन एलिमेंट है वो पूरी की पूरी हाइट इस फ्लेक्स बॉक्स की ले लें, और हमें सभी एलिमेंट्स की एक जैसी हाइट नजर आए यहाँ पे। सो मार्जिन इज 20 पिक्सल्स, ताकि डिफरेंट फ्लेक्स बॉक्सेस के बीच में थोड़ा गैप क्रिएट हो जाए और वो हमें अच्छे से प्लेस दिखाई दें। सो पहले जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसमें फ्लेक्स 1, इसका रीजन ये है कि जब हम फ्लेक्स 1 देंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली, ये हमें पता है कि शॉर्ट हैंड नोटेशन है जिसमें सबसे पहले आप फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू देते हैं, उसके बाद आप फ्लेक्स श्रिंक का वैल्यू देते हैं, उसके बाद आप फ्लेक्स बेसिस का वैल्यू देते हैं। तो जब हम सिर्फ फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू यहाँ पे देंगे तो ऑटोमेटिकली जो फ्लेक्स श्रिंक है उसकी वैल्यू 0 एलोकेट हो जाएगी, और जो फ्लेक्स बेसिस है वो भी अनस्पेसिफाइड यहाँ पे रहेगा। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट का ये जो फ्लेक्स ग्रो 1 देने का पर्पस ये है कि जब भी हम स्ट्रेच या इसको श्रिंक करें तो जो इनपुट बॉक्स है हमारा, यही हमारा रिस्पॉन्सिव रहे। हम देख रहे हैं कि दूसरा जो इनपुट टाइप आइटम है वहां पे हमने जो ये एलिमेंट है फ्लेक्स, ये स्पेसिफाई नहीं किया। मींस कि हम फ्लेक्स ग्रो नहीं चाहते वो ग्रो करे, कि सबमिट बटन या कोई भी बटन हमारा है या स्पैन है वो एक फिक्स साइज लेके रहेगा, वो ग्रो नहीं करेगा, सिर्फ हमारा इनपुट टाइप एलिमेंट ही यहाँ पे ग्रो करेगा। तो फ्लेक्स 1, फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई कर देंगे जो हमें चाहिए, फॉन्ट साइज हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, और उसके बाद इनपुट आइटम जो क्लास है उसमें हमने बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और कलर यहाँ पे दे दिया, और इनपुट आइटम के अंदर कोई भी इमेज है तो उसकी एक हमने विड्थ स्पेसिफाई कर दिया 32 पिक्सल्स, ताकि उसके साइज हम कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पे ये जो इनपुट टेक्स्ट में फ्लेक्स 1 देने से ये हुआ कि जब भी हम इस पर्टिकुलर बॉक्स को, जब भी हम इस पर्टिकुलर ब्राउजर विंडो को रीसाइज करेंगे तो सिर्फ इनपुट ही हमारा रीसाइज होगा, रिस्पॉन्सिव रहेगा, बाकी एलिमेंट्स हमारे फिक्स साइज के साथ यहाँ पे रहेंगे। तो दोस्तों ये था सेकंड यूज केस, इनपुट एड ऑन्स। अब हम थर्ड यूज केस पे चलते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड यूज केस।
सो थर्ड यूज केस में मैं आपको एक मीडिया पोस्ट अलाइन करके दिखाऊंगा। मीडिया पोस्ट हम क्रिएट करते हैं जिसमें कि एक इमेज होगी और कुछ कंटेंट होगा, जैसे नॉर्मली हमारे ब्लॉग पोस्ट में होता है या हमारे पोस्ट में होता है, तो उसी तरह का हम एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इमेज का एक फिक्स साइज रहेगा और जो टेक्स्ट इनपुट है, टेक्स्ट एलिमेंट है, वो रिस्पॉन्सिव रहेगा। तो जब भी हम रीसाइज करेंगे विंडो को तो टेक्स्ट हमारा रिस्पॉन्सिव रहेगा, इमेज साइज फिक्स रहेगा। तो ये हम एक बार ऑब्जर्व करते हैं ब्राउजर में जाके। सो यहाँ पे जो हमारा पोस्ट है, यहाँ पे गणेश चतुर्थी के बारे में पोस्ट है और उस पोस्ट में आप देख रहे हैं कि एक इमेज है गणेश जी की लेफ्ट हैंड साइड पे और गणेश चतुर्थी के बारे में हमने कंटेंट लिख रखा है, उसको एक्सप्लेन कर रखा है गणेश चतुर्थी के बारे में, डिस्क्रिप्शन है। तो जब भी हम इस ब्राउजर विंडो को रीसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि जो कंटेंट वाला पार्ट है वो रिस्पॉन्सिव है और जो इमेज है उसका साइज फिक्स्ड है। सो इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए भी हम फ्लेक्सबॉक्स यूज कर सकते हैं। वो कैसे हम देखते हैं यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट में और स्टाइल शीट के अंदर। तो यहाँ पे जब हम डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमने क्लास, जो रैपर क्लास है, उसे हमने पोस्ट नेम दे रखा है और जो इमेज है उसे क्लास दिया है पोस्ट इमेज और जो कंटेंट है उसे हमने पोस्ट टेक्स्ट करके क्लास दे रखा है। तो जब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो हम पोस्ट इमेज और पोस्ट टेक्स्ट क्लास को स्टाइल करेंगे। पोस्ट क्लास क्योंकि हमारी रैपर क्लास है तो वहां पे डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करेंगे हम, और उसके अंदर हमने अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया और पैडिंग और फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दी। तो यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है कि जब हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता है कि फ्लेक्स डायरेक्शन डिफॉल्ट रो होती है। सो हमारा जो पहला एलिमेंट है वो लेफ्ट में नजर आएगा, दूसरा एलिमेंट उसी के साथ राइट में नजर आएगा। पोस्ट इमेज की पैडिंग, मार्जिन और विड्थ हमने डिफाइन कर दी और पोस्ट टेक्स्ट का कुछ भी हमने डिफाइन नहीं किया, सिर्फ पोस्ट टेक्स्ट में हमने फ्लेक्स प्रॉपर्टी में 1 वैल्यू दे दी। मींस की फ्लेक्स ग्रो हमने 1 दे दिया, श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस हमने स्पेसिफाई नहीं किया। इसका नेट इफेक्ट ये होगा कि जो इमेज है, इमेज वाला जो हमारा डिव है वो एक फिक्स्ड स्पेस लेके रहेगा और जो हमारा कंटेंट वाला डिव है विद द क्लास पोस्ट टेक्स्ट वो हमारा रिस्पॉन्सिव रहेगा। तो हम फिर से इसे एक बार ऑब्जर्व करते हैं ब्राउजर में जाके, तो हमें रिक्विजिट यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे मिल गया। तो ये 3 यूज केसेस मैंने आपको फ्लेक्सबॉक्स के दिखाए। फ्लेक्सबॉक्स एक बहुत ही पावरफुल टूल है और इससे हम और भी अच्छे लेआउट्स डिजाइन कर सकते हैं। आप ये 3 लेआउट्स के अलावा भी अपने एंड पे ट्राई कीजिए और देखिए कि फ्लेक्सबॉक्स से आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को एक पूरा ही नया रिस्पॉन्सिव लेआउट दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं CSS फ्लेक्सबॉक्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में और बात करते हैं CSS ग्रिड के बारे में, जो कि CSS फ्लेक्सबॉक्स की तरह ही एक लेआउट का ऑल्टरनेटिव वे है।